कोई जल्दबाजी मत करिएगा। अनावश्यक जल्दबाजी कई बार आपको बार बार पढ़ने के लिए मजबूर कर देती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक बार में उस चीज़ को करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। चलो आज शुरू करेंगे आपके नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेट कॉमर्स में बात करें तो यूनिट नंबर 8 आपकी आती है मार्केटिंग मैनेजमेंट, और नेट मैनेजमेंट में बात करें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं दे रखी, अलग अलग सेक्शंस दे रखे सिलेबस में आपके। तो उन सबको कंबाइंड करके अपन ने एक पूरा सेट बनाया है मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से, उस पर बात करेंगे। पहले मैं ये बता दूं इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, फिर आज इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, उस पर बात करेंगे। देखिए सर, अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो शॉर्ट में हम इसको MM कहते हैं। आप अभी पढ़ने बैठे हैं तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखें। जितने शॉर्ट फॉर्म्स हो सके शॉर्ट फॉर्म पे बात करें, अनावश्यक लॉन्ग टर्म्स यूज़ ना करें, नोट्स लिखते समय भी लॉन्ग टर्म्स यूज़ नहीं करने। जैसे आपने कह दिया सर MM मार्केटिंग मैनेजमेंट, अब इसको पूरा लिखोगे समय लगेगा, पूरा बोलोगे तो समय लगेगा। हमें समय उन चीज़ों पे लगाना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उन चीज़ों पे समय नहीं लगाना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए, अगर मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करूं तो अमूमन एक ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस आपको इसमें से मिलेंगे। एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है सर आपके? 2 नंबर का। तो कितने नंबर का मामला हो गया आपका? 20 नंबर। कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होता है आपका। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर 100 नंबर का, सेकंड 200 का। तो 200 का 20 कितना हो गया? 10%। तो कहीं ना कहीं 10% सिलेबस है ये आपका पूरा। इस 10% पे आपने अगर अच्छे से फोकस किया तो शायद आपकी लीड अच्छी रहेगी। और इस 10 में से मैं ये मान के चलूंगा, 10 में से तकरीबन अगर आप देखें तो इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे इन क्वेश्चंस को। 5 क्वेश्चंस बेसिक आते हैं, बहुत सिंपल बेसिक आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती 5 क्वेश्चंस में। 2 क्वेश्चंस मीडियम मॉडरेट आते हैं, ना ज़्यादा हार्ड आता है ना ज़्यादा इजी होता है, और बचे 3 क्वेश्चन, ये थोड़े से अच्छे खासे लेवल के आते हैं। तो इस तरीके से अपने को इसे तैयार करना है, 5 + 2 + 3। अब ये क्वेश्चन बढ़ के 11 या 12 भी हो सकते हैं और घट के 8 या 9 भी हो सकते हैं, फ्लक्चुएट करेगा। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट में 10 हैं तो 10 ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हमें किसको पकड़ना है? देखो, इन 3 क्वेश्चंस को तो हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ये 3 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, तो इसमें अपन तैयारी नहीं कर सकते। अपने को ध्यान देना है, ये 5 क्वेश्चंस वैसे बड़े सिंपल है, ध्यान कितने पे देना है? 2 क्वेश्चंस पे। मतलब अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है तो ये 5 और 2 7 या कभी कभी 8, इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। खेल रहेगा 3 क्वेश्चंस का, और उन 3 क्वेश्चंस में आपके पेपर देते समय का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या था, वो बिल्कुल काम करने वाला है। एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, प्लस दूसरा BCom सबने कर रखा है, MCom भी कर रखा होगा आपने। 11th 12th BCom और MCom, इनमें जो आपने पढ़ा है, वो जो पुरानी भूली बिसरी यादें हैं तुम्हारी, वो साथ देंगी। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को तो भूल जाना, इन 8 क्वेश्चन पे, 7 या 8 क्वेश्चंस पे फोकस करना। तो ये तो हो गया आपका एक सिस्टम कि आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट को कैसे तैयार करना है। मैं ये चाहता हूं कि हर यूनिट आपकी इसी तरीके से आप डिवाइड करो, एक एक यूनिट में पूरा कैलकुलेशन करो। देखो, पढ़ने बैठो तो हमेशा कैलकुलेशंस के साथ बैठा करो। अंधी दौड़ में पढ़ाई नहीं होती, अंधी दौड़ में सिलेक्शंस नहीं होते। लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न ये है कि वो एनालिसिस नहीं करते, कैलकुलेशन नहीं करते। क्लियर? तो ऐसी ही कैलकुलेशन अपन हर सब्जेक्ट हर यूनिट में करेंगे। ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का अगर यूनिट में देखूं, चाहे आप नेट मैनेजमेंट ले लो, चाहे आप नेट कॉमर्स ले लो, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में कुछ बेसिक चीज़ें आपकी कॉमन रहने वाली हैं। जैसे कुछ 4 P's आपने सुना होगा,
ऐसा कोई कॉमर्स का बच्चा नहीं है जिसको 4P के बारे में नहीं पता हो। एडवर्टीजमेंट सबने सुना है, प्रमोशन सबने सुना है, प्लेस सबने सुना है, प्राइस सबने सुना है, प्रोडक्ट सबने सुना है। तो ये 4P तो आपको तैयार करने ही करने हैं सर। कोशिश कीजिएगा कि ये 4P तो हमारे कहीं ना जाएं। जिस बालक ने ये 4P तैयार कर लिए उसके इन 8 क्वेश्चंस में से कम 6 क्वेश्चंस की गारंटी है। 6 नहीं तो मैं कहता हूँ 5 क्वेश्चंस की तो गारंटी आपको मिलेगी। लेकिन ये जो 4P हैं ये आपको बड़े अच्छे से तैयार करने हैं। तो एक तो आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में ये पूरा 4P पढ़ने को मिलेगा। अब 4P में भी कैसे कैसे हमको पढ़ना है तो देखिएगा, अगर मैं 4P को भी डिवाइड करूं तो सबसे पहला P में क्या आता है? प्रोडक्ट। आपका जो यूनिट नंबर 2 रखा है आपके बुकलेट में, अगर जब आप बुकलेट लेंगे, बुकलेट में आपको मिलेगा कि 9 यूनिट्स में हमने डिवाइड कर रखा है पूरी मार्केटिंग मैनेजमेंट को। तो इसमें जो यूनिट नंबर 2 मिलेगा वो आपका प्रोडक्ट मिलेगा। यूनिट नंबर 1 इज द इंट्रोडक्शन पोर्शन। मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग कितने प्रकार की होती हैं, मार्केटिंग की अप्रोचेस क्या होती हैं, मार्केटिंग के स्कोप क्या होते हैं, नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होते हैं, डिमांड क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें यूनिट नंबर 1 में कवर होंगी। जैसे मार्केटिंग से रिलेटेड प्लानिंग कैसे आप बनाते हैं, एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लानिंग आप बनाते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब कुछ आपको यूनिट नंबर 1 में देखने को मिलेगा। फिर हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्ट। अब देखिए, प्रोडक्ट भी अपने आप में केवल एक छोटी सी यूनिट नहीं, अपने आप में एक बड़ी यूनिट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, मसलन प्रोडक्ट की मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये देखने को मिलेगी। मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर पूरे कॉमर्स में मैं आपको एक बात बता दूं, डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। रीज़न ये है कि स्टेटमेंट के हिसाब से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। किसी एक पर्सन का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा इनकी स्टेटमेंट क्या थी, ये कोई एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी आपको क्वेश्चन में और ये पूछ लिया जाएगा कि ये स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जब हम पूरा पढ़ेंगे 0 से लेकर Z तक, तो उसमें 3-4 नाम आपको बार बार रिपीटेडली देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे फेमस नाम है फिलिप कोटलर का। क्योंकि आपके नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे एमकॉम का एग्ज़ाम हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई और यूनिवर्सिटी हो, फिलिप कोटलर की बुक को सब प्रेफर करते हैं। तो एक तरीके से फिलिप कोटलर आपके फादर हैं मॉडर्न मार्केटिंग के, और आपको घूम फिर के सारी चीज़ें उन्हीं पे लाके छोड़नी है। तो एक फिलिप कोटलर को अच्छे से देखना है, उनकी जीवनी देखेंगे, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए, कौन सी किताबें लिखी, क्या क्या स्टेटमेंट्स थे, वो सब देखेंगे। उसके बाद डेफिनेशंस वगैरह कवर होने के बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका प्रोडक्ट में, दैट इज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उत्पादों के प्रकार। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी से मैं पूछ लूं, प्रोडक्ट में क्या क्या शामिल होता है? आपने 12th कॉमर्स से की हुई है, क्या सब्जेक्ट था, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स? इकोनॉमिक्स, ठीक है। प्रोडक्ट जब हम शब्द यूज करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? क्वालिटी। मनीष? कोई भी फिजिकल एंटिटी जो किसी की नीड फुलफिल करती है। ठीक है, देखो यहीं आके अपन सबसे पहली गलती करेंगे। हमारे दिमाग को इतना ब्रेन वॉश किया जा चुका है कि हम प्रोडक्ट का नाम सुनते ही कहते हैं मोबाइल प्रोडक्ट है, ये एसी का रिमोट प्रोडक्ट है, ये मेरी चश्मा प्रोडक्ट है। केवल भौतिक वस्तुएं, केवल फिजिकल एंटिटी प्रोडक्ट नहीं होता, सर्विसेज भी प्रोडक्ट का हिस्सा होती है। जैसे मैं मोबाइल तो यूज कर रहा हूं, ये तो मैंने मान लिया प्रोडक्ट है बेसिकली, लेकिन इसमें जो मुझे नेटवर्क की सर्विस मिल रही है वो भी प्रोडक्ट है। जो मुझे मेरे हेयर सलून वाले से जो सलून की सर्विसेज मिल रही हैं वो भी प्रोडक्ट है, जो मुझे डॉक्टर की सर्विसेज मिल रही हैं वो भी प्रोडक्ट है, जो मुझे टीचर्स की सर्विसेज मिल रही है वो भी प्रोडक्ट है, और जिस टैक्सी से मैं अभी आया, जो कैब की टैक्सी की सर्विस मुझे मिल रही है वो भी प्रोडक्ट है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रोडक्ट में 2 चीजें शामिल होती हैं सर। 2 चीजें कौन सी? एक होता है गुड्स, जिसको आप फिजिकल कह रहे थे ना, वो ये गुड्स। आप तो अपनी फॉर्च्यूनर लेके नहीं आते सर।
आपका फॉर्च्यूनर नहीं है क्या सर? नहीं, मैंने देखा था स्टेटस लगाया था सर आपने एक बार। वैसे किसी दोस्त का ले लिया होगा दिखाने के लिए, वो क्या कहते हैं यूपी में लैंग्वेज, भोकाल जमाने के लिए। नहीं बेटा, झुंझुनू से है सर। मैं यूपी से नहीं हूँ, लेकिन मुझे वेब सीरीज का बहुत शौक है, तो मुझे याद आ गया एकदम से। चलो, हमने कहा कि सर प्रोडक्ट में दो चीजें होती हैं, गुड्स और सर्विसेज। ध्यान रखना, गुड्स और सर्विसेज को मिलाकर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो केवल किसको शामिल करते हैं? गुड्स को। ये हम गलती करते हैं, लेकिन एक पढ़ाई को इजी बनाने के लिए हम आगे जब जब भी प्रोडक्ट का नाम लेंगे तब तब आपको क्या समझना है। मैं बार बार ये लैंग्वेज यूज करूंगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वहां मैं गलत बोल रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन क्या है, चीजों को इजी बनाने के लिए हमें बोलना पड़ेगा। बाकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नहीं होता, गुड्स एंड सर्विसेज होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें डे फर्स्ट आप लोग सीख जाओ, ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत न हो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है 5-7 दिन 10 दिन मतलब थोड़ी क्लासेस होने के बाद एक बच्चा जरूर ये प्रश्न पूछेगा कि सर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्यों बोलते हो, आप गुड्स एंड सर्विसेज क्यों नहीं बोलते। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, हमें थोड़ा सा चीजों को ईजी बनाते हुए चलना है, ताकि टॉपिक हमारे अच्छे से समझ में आ सके। तो ये एक बड़ा टॉपिक रहेगा आपका गुड्स और सर्विसेज का, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़ने पड़ेंगे। टाइप्स ऑफ गुड्स दो प्रकार के देखने को मिलेंगे आपको, एक कंज्यूमर गुड्स और एक इंडस्ट्रियल गुड्स। रिवीजन क्या करो भाई थोड़ा थोड़ा रोज, ये बहुत बेसिक ABCD वाले क्वेश्चंस हैं। एक कंज्यूमर गुड्स है, एक इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स भी फिर आपको कई तरीके के देखने को मिलेंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स भी आपको कई तरीके के देखने को मिलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स देखने को मिलेंगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे टाइप्स ऑफ गुड्स में से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया, इसके बाद आएगा सर अगला टॉपिक इसमें फीचर्स ऑफ गुड्स। फीचर्स ऑफ गुड्स में अब आएगा उनका कलर, गुड्स की पैकेजिंग, गुड्स की लेबलिंग, या गुड्स की साइज, गुड्स की शेप। और फीचर्स ऑफ गुड्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ब्रांडिंग। फीचर्स ऑफ गुड्स में बाकी फीचर्स बड़े सिंपल से रहने वाले हैं, कलर, शेप, साइज, 15 से 20 मिनट का टॉपिक रहेगा ये आपका। लेकिन इसमें एक टॉपिक आएगा ब्रांडिंग, वो नेट कॉमर्स में जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट नेट मैनेजमेंट में भी है। ब्रांडिंग पे हम कम से कम 3 से 4 क्लासेस लेंगे, और ब्रांडिंग बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ब्रांडिंग से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। चाहे क्वेश्चन की शैली बदल जाए, चाहे भाषा बदल जाए, चाहे कुछ भी फॉर्म में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन ब्रांडिंग से आपको जरूर देखने को मिलेगा। और ब्रांडिंग में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी आने वाला है, सर ये को ब्रांडिंग क्या होती है, ये बहुत से अलग अलग क्वेश्चंस आपके दिमाग में, सब ब्रांडिंग, को ब्रांडिंग, अम्ब्रेला ब्रांडिंग, इंडिविजुअल ब्रांडिंग, ब्रांडिंग ऑन अदर नेम, ऐसे बहुत सी ब्रांडिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसको ध्यान से पढ़ना। फंक्शंस के बाद आपको देखना है मार्केटिंग में अगला मामला, गुड्स का डेवलपमेंट। नए प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यू गुड्स। भाई पहले आप क्या करोगे, फिर उसके बाद कौन सा फेज, फिर उसके बाद कौन सा फेज, इस तरीके से कुछ फेज हमें देखने को मिलेंगे। और इसी डेवलपमेंट वाले टॉपिक में आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा, अडेप्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ न्यू गुड्स। अब मैं पहले बता दूं, अडेप्शन और डिफ्यूजन में भी आप लोग कंफ्यूजन में आओगे। अडेप्शन का मतलब क्या हुआ, स्वीकार कर लेना, तो बेटा डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा, अस्वीकार। बस यही गड़बड़ हुई। अडेप्शन का मतलब स्वीकार कर लेना, मैंने बोल दिया और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कह दिया अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे। डिफ्यूजन का मतलब ये नहीं होता। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक बड़े लेवल पे स्वीकार कर लेना। अडेप्शन का मतलब 2 लोगों ने खरीदा, 5 ने खरीदा, 10 ने खरीदा, 20 ने खरीदा, 50 ने खरीदा। डिफ्यूजन का मतलब होता है 10 लाख ने खरीदा, 5 करोड़ ने खरीदा। तो जब आपके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस जो है वो एक मास लेवल पे आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन सर हमने तो कहा डिफ्यूजन का मतलब स्वीकार कर देना। और फिर जब एग्जाम आएगा, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों पकड़ रहा हूं, इसलिए
क्योंकि सर डिफ्यूज का मतलब होता तो बंद करना हाँ ही है। होता मैं मान गया, लेकिन वो सबसे पहला है। उसमें रहेगा। सही बात है, ये एक नॉर्मल सा लॉजिकल सा आंसर आता है। होता क्या है, टीचर के बिहाफ पे ये गलती होती है कि वो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है यार, ये तो बच्चों को आता ही होगा। और वहीं से अगर एक दो क्वेश्चन आ गया और तुम गलत करके आए और उस एक दो क्वेश्चन या एक दो नंबर से तुम्हारा नेट या जेआरएफ रह गया, तो एक वो बड़ी ना लंबे समय तक दिमाग में वो चीज़ नेगेटिव होकर घूमती है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना है। बिल्कुल कोई ये नहीं कहेगा कि सर इतनी गहराई में काहे जा रहे हो, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हें कितनी गहराई में लेके जाना है, कहाँ तक तुम्हारी डेप्थ रहनी है। कोई ये नहीं कहेगा सर जोर आ रहा है, एक ये जोर शब्द कोई नहीं बोलेगा। दिसंबर में जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं एक तो जोर शब्द नहीं सुनना चाहता कि सर बड़ा जोर आता है पढ़ने में। रात को बुला लेना सर, आ जाएंगे पढ़ाई करने, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा ये नहीं सुनना चाहता सर आज मन नहीं है पढ़ने का, सिर्फ दिसंबर तक। उसके बाद मेरी तरफ से तुम नेट जेआरएफ करो, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करो। मैं एक दिन हाँ वही कह रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं टोकूंगा तुम्हें। लेकिन तब तक ये 6 महीने 7 महीने जो तुम्हारे पास हैं, इन 6-7 महीने में अपने आप को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई में लगाओ। चलिए, इसके बाद हमने डेवलपमेंट वगैरह देख लिया, डिफ्यूजन वगैरह देख लिया। फिर इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है सर, जिसको हम कहते हैं PLC ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उत्पाद जीवन चक्र। यहां से भी क्वेश्चन आता है। और अगर PLC से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो PLC के कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे स्क्रैपल्ड PLC क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। साइकिल PLC क्या होता है। प्रोडक्ट जो होता है आपका मार्केट में जब आता है तो स्टार्टिंग में हर कोई नहीं जानता प्रोडक्ट को। जैसे एक बच्चा जन्मता है, जन्मते बच्चे को हर कोई नहीं जानता, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। एक लेवल ऐसा आता है जहाँ प्रोडक्ट अपनी मैक्सिमम उस पे है कि बस पीक पे है, बहुत से लोगों ने खरीद लिया, ब्रांड बहुत अच्छी हो चुकी, उसके बाद तो सर उसको गिरना ही है। तो यहाँ कंपनीज क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज करेंगी ये पूछा जाता है। और PLC में आपसे कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि अच्छा इस स्टेज पे क्या हो रहा है, उस स्टेज पे क्या हो रहा है। ये तो बच्चों वाले से क्वेश्चन है क्लास 11th 12th में, BCom में, MCom में। यहाँ आपसे लॉजिकल क्वेश्चनिंग की जाएगी कि सर किसी कंपनी का जो PLC है वो अपनी सैचुरेशन स्टेज पे है, ऐसे में कंपनी को इनमें से कौन सा एक स्ट्रेटजी जो है यूज करनी चाहिए। 4 स्ट्रेटजी दे देंगे आपको। प्राइजेस इंक्रीज करनी चाहिए, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए, प्राइस डिक्रीज करनी चाहिए, या फिर प्राइस में कोई फेरबदल नहीं करना चाहिए, या फिर प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। बताओ आप होते तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते। प्राइस कम करना सही है। ऑब्वियसली आप अपने मैच्योरिटी पे हो, सैचुरेशन पॉइंट पे हो, इसके बाद आपका प्रोडक्ट गिरेगा ही गिरेगा, तो थोड़ा सा प्राइस कम करके डिमांड हल्की सी बढ़वा लो, ताकि नुकसान तो हो लेकिन थोड़ा, भाई मरना तो है लेकिन थोड़े दिन ICU पे रह के मर जाओ, ताकि कुछ दिन का तो लाइफ देख ले। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे आपके वहां। बिल्कुल आपका उस समय का प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। आप ये कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस आ गया। मैं कहूँगा PLC पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बोले सर पढ़ा था, उसी का तो क्वेश्चन है। तो डेप्थ में जाएंगे PLC में। PLC अच्छे से तैयार करनी है, ब्रांडिंग अच्छे से तैयार करनी है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अच्छे से तैयार करने हैं। फीचर्स पे मैं नहीं बोलूँगा, फीचर्स बहुत सिंपल है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। तो ये आपका पहला P कवर होगा। मार्केटिंग में जो पहला P हम देखेंगे वो कवर होगा। उसके बाद सर दूसरा P कौन सा आता है आपका, कौन बताएगा। प्राइस। दूसरा P आता है सर आपका प्राइस। प्राइस को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, कीमत कहूँ या मूल्य कहूँ। कुछ भी बोल दो। वैसे तो सही शब्द तो मूल्य ही होता है, लेकिन कीमत कह लो मूल्य कह लो एक ही बात है। यहाँ कोई अपन हिंदी के विद्वान बनने नहीं बैठे। प्राइस क्या होती है, आप जो प्रोडक्ट बेचोगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट, इसमें गुड्स भी शामिल हैं और सर्विसेज भी शामिल हैं। आप जो प्रोडक्ट बेचोगे उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप कुछ मॉनेटरी टर्म्स में चीजें लोगे। ये मैंने मोबाइल खरीदा, फ्री में तो नहीं खरीदा भाई। ऐसा तो नहीं कि मैं दुकान पे गया और मैंने कहा भाई साहब जी मैं बड़ा गरीब बालक हूँ, एक मोबाइल मुझे उपहार में दे दो प्लीज, और उनका दिल पसीज गया मुझे देखकर, मेरी मासूम शक्ल को देख के।
तो उन्होंने कहा कि हम कैसे विश्वास कर लें कि तुम सताए हुए हो। मैंने कहा शादी का कार्ड देख लो अभी इसी साल हुई। बोला बस पागल, रुलाएगा क्या, ले जा मोबाइल तो फ्री में ले जा। ऐसा तो कोई नहीं करेगा ना, सब यही बोलेंगे चाहे कम दे दे चाहे थोड़ा चल जाएगा लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा। उसको कहते हैं प्राइस। प्राइस आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, प्राइस में समय नहीं लगेगा। प्राइस में जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं टाइप्स ऑफ प्राइसिंग एंड स्ट्रेटजीज ऑफ प्राइसिंग। इसमें भी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो दो हैं, एक तो स्किम द क्रीम प्राइसिंग और एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन मतलब मार्केट में घुसने के लिए आप कम कीमत रखते हैं, और स्किम द क्रीम प्राइसिंग मतलब इनिशियली आप ज्यादा रख लो ताकि कॉम्पिटिटर्स आए उससे पहले आप अच्छा खासा पैसा कमा के बाजार से निकल जाओ। तो ये दो प्राइसिंग हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पढ़नी है। आप लोग कई बार बाजार में देखते होंगे ना इस तरीके की प्राइस 999, कभी आप देखते हैं सर 499। मैंने घर जाकर पापा से कहा पापा 400 रुपये का ही प्रोडक्ट है कितने का वास्तव में? 500 से एक ही तो कम है। लेकिन हमारी आदत है लेफ्ट टू राइट पढ़ना, ऐसे पढ़ते हैं। पहले क्या दिख गया? तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे ये कहा कि सर 400 का ही तो प्रोडक्ट है। ये आगे के 99 रुपए मेरे लिए कोई खास मायने, ये 99 रुपए तो ऐसे लगते हैं कि मैं पता नहीं बहुत टाटा बिरला अंबानी हूँ, आजकल अडानी भी शामिल हो। तो क्या है मेरे लिए 99 रुपए? भाई गरीबों का टाटा बिरला तो हो ही सकता हूँ क्या है मेरे लिए 99 रुपए? मतलब 400 पे कर रहा हूँ ना सर। ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। वो आपसे 400 रुपए के सपने दिखा के 500 रुपए वसूल कर लेते हैं। जैसे मेरे ससुर जी ने कहा था कि हमारी बेटी तो गाय है लेकिन ये नहीं कहा मारने वाली गाय है। तो आपको गाय के सपने दिखा के पूरे 500 रुपए वसूल कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। एक और साइकोलॉजिकल प्राइसिंग देखिएगा, मैंने कहा 274.65 रुपीस। ये देख के क्या लग रहा है आपको 274.65 रुपीस? आप कभी भी बार्गेन नहीं करोगे इसके साथ। क्यों? आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बोलेगा यार इस व्यक्ति ने पॉइंट्स तक में कैलकुलेशन किया है, 274.65 नहीं, ये 280 भी तो कर सकता था, इसका क्या जा रहा था? ये 275 भी तो कर सकता था, 0.35 ही तो कम है। 275 भी कर सकता था लेकिन इसने 274.65 ही रखी प्राइस। सर ईमानदार व्यक्ति, और प्राइसिंग बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट की है सर, 274.65। आप देखें कितना ईमानदार आदमी है। सर हम तो खरीदेंगे तो इसी से ही खरीदेंगे, जबकि इसकी अगर वास्तविक प्राइस में बताऊं तो प्राइस थी इसकी वास्तविक 50 रुपए। तुम कितना ज्यादा देकर आए हो इसके लिए? क्योंकि दिमाग ने तुम्हें यह बताया कि सर 274.65 रुपए, कितना शानदार कैलकुलेट किया है इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति की ईमानदारी पे शक करना गलत होगा। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो ऐसे प्राइसिंग वाले यूनिट में आपको ये साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, स्किम द क्रीम प्राइसिंग ये सब पढ़नी पड़ेगी। प्राइसिंग कैसे तय की जाती है ये सब देखना पड़ेगा। हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं इस बीच, प्रोसेस बहुत बार देखनी पड़ेंगे, और प्रोसेस में तुम लोग गड़बड़ करोगे। गड़बड़ क्या करोगे? मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें प्रोसेस या तो फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग, या फिर एमकॉम अपनी यूनिवर्सिटीज, या फिर जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो। तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तुम गूगल करोगे प्रोसेस ऑफ प्राइसिंग, फिर गूगल पे तुम्हें 10 प्रकार के प्रोसेस दिखेंगे, क्योंकि वहां तो सबने अपने अपने हिसाब से डाल रखे। फिर अगले दिन आके तुम मुझसे कहोगे सर आपने तो प्रोसेस गलत बताई। मैंने कहा बेटा कहाँ गलत बताइए दिखाओ। बोले प्रोसेस तो ऐसी होती। फिर मैं तुम्हें फिर रिपीट करूंगा कि हमें प्रोसेस देखी नहीं है या तो फिलिप कोटलर के अनुसार या जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो। तो प्रोसेस के मामले में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि गूगल से उठा के कोई भी प्रोसेस देख लो वही प्रोसेस होती है, उसमें मत फंसना। एग्जाम में फिलिप कोटलर के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और दूसरे के अकॉर्डिंग आ गई तो स्टैंडर्ड एक जो नॉर्मल मैं बताऊंगा सबका एक मिला के जो स्टैंडर्ड हो गया ये, प्लस एक और चीज प्रोसेस में ध्यान देना, प्रोसेस के क्वेश्चन में अटकोगे कहाँ? मैंने कहा फिलिप कोटलर के अनुसार प्राइसिंग की प्रोसेस में 5 फेज बता दी।
आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में आया ऑप्शंस आए और चारों ही ऑप्शंस में 4-4 फेज बता रखे। अब तुम ये सोचोगे सर ने तो 5 बताए थे, यहाँ तो कितने आ गए, 4-4 ही। बड़ा क्रोध आएगा, बोले फंसा दिए उस आदमी ने, 4 बता के हमें एग्जाम देने भेज दिए, 5 बता के एग्जाम देने भेज दिए, यहाँ तो 4 आ गए, अब टिक करे तो किसे करे। वहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना। कई बार ये लोग क्या करते हैं, 2 फेजेस को मर्ज करके एक बना देते हैं, तो वहाँ आपको अपना हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे भी काम, जैसे मैंने कहा कि रोटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आटा लगाना पड़ेगा, फिर गैस ऑन करना पड़ेगा, फिर रोटियां सेकनी पड़ेंगी। अब मैं इसको खा जाऊं बीच वाले को कि आटा लगा के रोटियां सेकनी पड़ेंगी, तो भी तो बात तो कॉमन सेंस तो वही आ रही है ना। तो प्रोसेस का जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके से आप उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक, तो प्राइसिंग आपका कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी प्राइसिंग में मैं मान के चलता हूँ 5 से 7 क्लासेस आपकी रहने वाली। आगे बात करते हैं, अगला पी कौन सा है सर आपका, प्लेस। प्लेस को हिंदी में क्या कहोगे सर, स्थान। प्लेस का मतलब क्या है जी, क्या समझे अपन प्लेस से, कि जहां मार्केटिंग कंपनी है उसको प्लेस कहोगे, किसको कहोगे प्लेस, मनीष। प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करना, मार्केट में उतारना, कि हाँ मतलब जैसे अलग अलग मार्केट होते हैं, उसमें हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट को प्लेस करना। ठीक है, जैसे बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़ों के लिए अलग होते हैं, गारमेंट्स अलग होते हैं सारे। ठीक है, ज्योति जी, ज्योति डालिए इसमें, प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए थोड़ा सा। हाँ जी, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आगे जितनी भी क्लासेस रहें, आंसर नहीं आए ऐसे कह दो सर नहीं पता, लेकिन हेजिटेशन की आवश्यकता नहीं है, आंसर करने की कोशिश करो। तुम यहाँ सही आंसर करने नहीं बैठे हो, तुम लोग यहाँ अपने मन में जो गलत गलत धारणाएं हैं किसी चीज़ को लेकर उसको सही करने बैठे हो, तो आंसर ज़रूर देना। चलो आते हैं प्लेस पे। मनीष का 40 to 50% आंसर सही है, 50% और मैं बता दूं। प्लेस का मतलब होता है स्थान या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। जैसे मैंने ये मोबाइल खरीदा है तो क्या मैं सैमसंग वालों के पास गया था कोरिया, चिमचा चौंचुम करके कि भैया ये चाहिए मुझे, नहीं गया ना। सैमसंग मुझे कहाँ मिला, बाजार में, मेरे घर के पास में एक दुकान है, वहाँ से मैं सैमसंग फ़ोन लाया। तो कोई भी कंपनी, भाई बहुत छोटी कंपनी है तो बात अलग है, समझ में आती है। एक छोटी कंपनी जहाँ प्रोडक्शन करती है वहीं लोग खरीदने आ जाते हैं, हम कई बार चले जाते हैं खरीदने के लिए। लेकिन अगर एक बड़ी कंपनी, तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की जगह नहीं बेचती, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे वो भेजती है। पहले ये प्रोडक्ट जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट जाते हैं होलसेलर्स के पास, फिर होलसेलर से प्रोडक्ट जाते हैं रिटेलर्स के पास, और रिटेलर से फाइनली प्रोडक्ट मिलते हैं कंज्यूमर्स को। तो ये पूरा एक चैनल चलता है, और इस चैनल में सबसे ऊपर ही ऊपर कौन होता है सर, आपके मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर फिर बेचता है किसको, पहले डीलर आ जाएगा कोई भी अगर हो तो, डीलर फिर मान लीजिए डीलर ने बेचा 3 होलसेलर्स को, ठीक है, एक होलसेलर कई रिटेलर्स को बेचता है, फिर ये बेचता है सर रिटेलर्स को, और एक रिटेलर फिर कई सारे कंज्यूमर्स को बेचता है। इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट इन चैनल्स में से होते हुए लास्ट एंड फाइनल किसके पास पहुंचता है, कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो इन्हें कहते हैं प्लेस, या इन्हें कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ऑनलाइन में अगर डायरेक्ट कस्टमर के हो सकता है, बिल्कुल, इसको डायरेक्ट चैनल कह दिया जाएगा, जीरो लेवल चैनल कह दिया जाएगा, सब पर बात तो सेम ही होती है। नहीं, कई बार क्या होता है जैसे मैन्युफैक्चरर से आपका डायरेक्ट लिंक हो गया तो कोरियर से आपके पास आ गया, वो भी चैनल ही है, लेकिन उसको जीरो लेवल चैनल कहते हैं। इसमें तो एक प्लेस लेके बैठते हैं, इसमें तो डायरेक्ट कस्टमर के पास गया। हाँ, तो आप उसको जीरो लेवल बोलोगे फिर, या उसको डायरेक्ट मार्केटिंग बोलोगे। जैसे मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर इसको बेचे और ये सीधा कंज्यूमर को बेच दे, तो 1 लेवल हो गया।
ऐसा भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर पहले इसको बेचे, फिर ये रिटेलर को बेचे, फिर ये कंज्यूमर को बेचे, तो 2 लेवल आ गए बीच में। ऐसे आपके लेवल्स बढ़ते और कम होते जाएंगे और इसी के बेसिस पे आपका ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो काम करेगा। हालांकि इसको प्लेस ना बोलकर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलना ज़्यादा उचित है, लेकिन फिर वो 4P नहीं बन पाएगा। हमें P बनाना है ना, पहला P प्रोडक्ट बना लिया, दूसरा P प्राइस बना लिया, तीसरा P आपने प्लेस बनाया। प्लेस की जगह आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी रख सकते हो, एक ही बात है। अब देखो ये टॉपिक आपके लिए हल्का सा प्राइसिंग की तुलना में बड़ा रहेगा। बड़ा ऐसे रहेगा कि इसमें आपको मैन्युफैक्चरर से लेकर डीलर, डीलर से लेकर होलसेलर, होलसेलर से लेकर रिटेलर, सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ेगी, सबके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस देखने पड़ेंगे, पूरा एक प्रोसेस देखना पड़ेगा। 0 लेवल चैनल देखोगे, 1 लेवल चैनल देखोगे, 2 लेवल चैनल देखोगे। कई बार आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर यूं कहें ये जो प्लेस वाला टॉपिक है, यूनिट है, दोनों में कॉमन है, HR मैनेजमेंट में भी और कॉमर्स में भी, ये एक अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। इस पे कम से कम हम 2 हफ्ते की क्लासेस रखेंगे, 7 दिन प्लस 7 दिन, कम से कम 2 हफ्ते। 7 दिन की आपकी रहेगी प्राइसिंग की और कम से कम 2 हफ्ते की आपकी रहेगी प्रोडक्ट की। तो 3 P कवर होंगे यहाँ से। 3 P के बाद आपका चौथा P आता है। चौथा P कौन सा है भाई? प्रमोशन। प्रमोशन, अच्छा प्रमोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं पता, बताएं। गलती करने वालों एक याद बता सर, मतलब बता दो। हाँ मतलब बता दो। प्रमोशन सर इंक्रीजिंग होती है उसमें पोस्टिंग से। बेटा हिंदी वर्ड बता पहले मुझे इसका। हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा इसका। प्रचार? हाँ प्रचार नहीं होता सर। रुको, प्रमोशन, संवर्धन प्रचार कह लो। नहीं, प्रचार कैसे होगा? प्रमोशन अभी तो कह रही थी प्रचार होगा। एडवर्टाइजिंग होगी ना, प्रचार तो। अच्छा एडवर्टाइजिंग प्रचार विज्ञापन होगा, होता है वो तो विज्ञापन होता है। तो प्रचार भी तो बोल सकते हैं। हाँ जी, प्रमोशन यहाँ भी गलती करोगे तुम। प्रमोशन का जो शुद्ध हिंदी शब्द है वो है संवर्धन, जो कि मनीष ने अभी बताया। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? प्रमोशन यानी प्रचार, और दूसरी गलती जो ज्योति ने की, प्रमोशन यानी कि विज्ञापन। हम सीधा सीधा प्रमोशन का अर्थ निकाल लेते हैं विज्ञापन से, और निकाले भी क्यों ना क्योंकि हम आज तक नाम ही एक सुना है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट प्रमोशन का एक हिस्सा है, खुद प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन के बहुत से तरीके हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट उनमें से एक तरीका है, पब्लिक रिलेशन उनमें से एक तरीका है, और इसके अलावा आपका जो सेल्स, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, कि सेल्स को एकदम से बढ़ाने के लिए जो आप प्रोसेस करते हैं, आप छूट वगैरह देते हैं, डिस्काउंट वगैरह देते हैं, प्रॉपर नाम अभी दिमाग से उतर रहा है, जैसे आएगा मैं बताऊंगा। वो भी आपके लिए क्या है? एक प्रमोशन का तरीका है। प्रमोशन जो शब्द है, ये प्रमोशन का हिस्सा बनता है। आपके एक शब्द आएगा आगे जाके, पब्लिसिटी। उस पब्लिसिटी को कहते हैं प्रचार। ठीक है, तो इस यूनिट में हमें प्रमोशन के बारे में डिस्कशंस करने हैं सारे, कि सर प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है। देखो प्रमोशन का मीनिंग होता है, सेल्स को बढ़ाना है तो प्रमोशन। सेल्स को बढ़ाना इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना। 3-4 चीजें आएंगी। लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को परसुएड करना। परसुएड करने का मतलब हो गया उनको राजी करना, उनको मनाना कि माई बाप हमारा प्रोडक्ट खरीदो आप। केवल इन्फॉर्म करना प्रमोशन नहीं है। अब मान लो कल को ज्योति शादी करे और ये शादी का कार्ड लेकर आए और कार्ड पे मेरा नाम लिख के और रख जाए टेबल पे, ये तो केवल इन्फॉर्म करना है। क्या मुझे जाना चाहिए? मैंने बोला तो है ही नहीं उसने। जब तक वो ऐसे नहीं बोलेगी सर प्लीज जरूर जरूर आना, चलो मान लो इनकी बुआ की शादी है, मेरी बुआ जी की शादी में जरूर जरूर आना, जब तक ये ऐसा नहीं बोल के जाएगी तब तक मैं जाऊंगा क्या? इसका मतलब बड़ा क्लियर है।
प्रमोशन केवल इन्फॉर्म करना नहीं होता, इन्फॉर्म करने के साथ साथ सामने वाले को परसुएड करना भी होता है। परसुएड करने का मतलब हिंदी में, शुद्ध हिंदी कहते हैं अनुनय करना, और अनुनय का मीनिंग होता है किसी को राजी करना, किसी को मनाना। जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं, इंश्योरेंस करा लो, देखो आप मर जाओगे तो इतना फायदा होगा, फिर पीछे से पत्नी कहती है इसको तो आज ही कराओ, आज ही मारो, जब इतने फायदे हैं तो ये परसुएड करना है। क्लियर है? अब इसमें आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी, और प्रमोशन में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो सर एडवर्टीजमेंट से ही आते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पूछा जाएगा, एडवर्टीजमेंट एजेंसी से क्वेश्चन आते हैं, और जो ये जून का आपका पेपर होगा इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हम एनालाइज करेंगे। तो आपके नोट्स में हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अभी जून तक तो मैं कोई चेंजेस नहीं दे सकता आपको, क्योंकि जून में एग्ज़ाम होगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा पेपर अपने पास आएगा, और उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं बहुत सी चीज़ें ऐड करूँगा, बहुत सी चीज़ें लेस करूँगा। बाकी जो मोटा माटा ये 4 P तो कभी नहीं हटने वाले, ये तो हमेशा ही रहेंगे। बस इनमें से क्वेश्चंस का तरीका क्या आ रहा है आजकल का, उस बेसिस पे हम चलेंगे। दिसंबर के लिए सिलेबस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं? नहीं, अभी तक सिलेबस में चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। बीच में बात उठी थी, लेकिन अभी तक कोई अपडेटेड सिलेबस हमारे पास नहीं आया है। अगर आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सिलेबस में चेंज होने का मतलब ये नहीं कि दिन रात चेंज होगी। 5 से 8%, 10% हार्डली वेराई करता है सिलेबस। क्लियर है? तो सिलेबस चेंज होने की चिंता ना करें, पैटर्न कैसा रहेगा इसकी चिंता ना करें, एग्जामिनेशन ऑफलाइन रहेगा ये तो अभी तक बात हुई रही है, इसकी भी चिंता ना करें। चिंता एक करो टॉपिक तैयार करने, और टॉपिक भी घिसे पिटे तरीके से तैयार नहीं करने सर हमको, कि हम एक किताब उठा लाए और इस किताब को रटने लग गए ऊपर से नीचे तक। दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। आप एक होलिस्टिक अप्रोच यूज करो कि हाँ कहाँ कहाँ तक पूछा जाता है, और उसको फिर अपने टॉपिक्स में शामिल करो। तो दूसरी बात, हाँ जी, यही पता नहीं चलता है। बिल्कुल, मैं तभी तो डिज़ाइन किया आपके लिए इसको। मैं 4 P क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको इससे बाहर नहीं जाना। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, सिलेबस होना ज़रूरी है, लेकिन सिलेबस में सर पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिलेबस एक मोटा मोटा आइडिया देता है आपको कि आपको कहाँ तक जाना है, कंटेंट अपना अपने हिसाब से चलेगा। क्लियर है? तो ये आपके 4 Ps मार्केटिंग में कवर होते हैं। प्रमोशन भी लगभग 14 क्लासेस, 2 हफ्ते की क्लासेस आपकी रहेंगी। तो अगर आप सभी चारों पीस को देखें तो लगभग आपकी 8 हफ्ते की क्लासेस हो गई। 8 हफ्ता मतलब आपके 2 महीना, तो 1.5 से 2 महीने की आपकी क्लासेस रहेंगी। और ज़्यादा शॉर्ट अगर करेंगे तो फिर टॉपिक्स ठीक से क्लियर नहीं हो पाएंगे। ये तो बात रही आपके सिलेबस की। अब बात करेंगे पढ़ना कैसे। एक टॉपिक कंप्लीट होते ही उसके PYQs देखने, उसके MCQs देखने, चाहे 10 देखें चाहे 15 देखें, पहले उसके PYQs देखेंगे। उसका एक टेस्ट रहेगा तुम्हारा। एक टॉपिक कंप्लीट हुआ 3 दिन में, चाहे बेशक 4 दिन में। उसके बाद जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तुम्हें पता होना चाहिए, मैं बताऊंगा नहीं, कोई आपके पास अलग से टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, यूजुअली क्लास वाली इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ बस आज टॉपिक कंप्लीट है तो कल अपना टेस्ट होने वाला है। टेस्ट में 15 से 20 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, और हर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको ये साइकिल फॉलो करनी है। वो टेस्ट आपको संभाल के रखना है। जैसे 20 क्वेश्चंस और मान लो 20 टेस्ट भी हो गए अपने, तो 400, 100 और ऐड कर लेंगे, 500 क्वेश्चंस अगर मार्केटिंग के आप निकाल लेते हो तो मुझे लगता है सफिशिएंट है। मार्केटिंग के 8 से 7 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है? तो इस सिस्टम से चलेंगे। अब शुरुआत करते हैं मार्केटिंग से। आपका 10-15 मिनट आज क्लास लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ये तो पूरे आपके सब्जेक्ट की एक ब्लूप्रिंट था, एक बेसिक था कि हमें इस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले सब्जेक्ट क्या होता है ये पता होना भी जरूरी है। एक शब्द आता है सर मार्केटिंग। स्पेलिंग सही है? ठीक। एक शब्द है हमारे पास मार्केटिंग। पहले तो मुझे ये बताओ मार्केटिंग से आप क्या समझते हो? मैं क्या समझता हूँ, किताबें क्या हैं, इस पे तो बाद में डिस्कशन होगा।
पहले मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि मार्केटिंग से आप क्या समझते हो सर? मार्केटिंग नाम आते ही हमें ये चीज़ सुनाई देती है और ये चीज़ समझ में आती है। प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना। ठीक है, एक अपने पास आंसर आया, प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना, पर वो तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। किस तरह से पहुंचा रहे हैं? ठीक है, और कोई आंसर? मार्केटिंग से एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने से लेकर प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचने के बाद में सेल आफ्टर सर्विस तक की प्रोसेस चलती है। ठीक है, 90% आपका आंसर ठीक है। हाँ बेटा, क्या मतलब है मार्केटिंग का? सर वही जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे प्रोडक्ट की उससे लेकर अपन सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उनको। ठीक है, कॉपी करके आंसर दिए, नहीं। मन से दिए? ठीक है, देखो मार्केटिंग का मतलब जो है आप लोगों ने ठीक बताया, लेकिन प्रोडक्शन से भी पहले शुरू हो जाती है मार्केटिंग। आफ्टर सेल सर्विस तक तो सही पहुंच गए, मतलब सेल्स के बाद तक भी सर्विसेज देना, वहां तक तो आपका आंसर ठीक था, लेकिन जो स्टार्टिंग थी वो गलत हो गई थी। प्रोडक्शन से पहले प्रोडक्ट करने का सोचना, आइडिया आना, ये भी मार्केटिंग। अब मान लो मेरे एक चाचा हैं, मान लो क्या वास्तविकता थी, वो जयपुर आए थे, तो उन्होंने मुझे एक बिजनेस प्लान समझाया था। उन्होंने कहा कि एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे, मुझे नहीं पता आज के दिन वो एप्लीकेशन, वैसी कोई एप्लीकेशन बाज़ार में है भी या नहीं है, या शायद उससे पहले भी कभी होगी, मुझे तो उन्होंने यही बताया कि मेरा यूनिक आइडिया है। मैंने कहा कैसी बनानी है एप्लीकेशन? बोले कैसी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हर सिटी में जो धर्मशाला, सार्वजनिक शौचालय और सस्ते दरों पे होटल्स कहाँ कहाँ हैं ये लोगों को पता चल जाए। जैसे ओला उबर होती है, वैसे एक एप्लीकेशन तैयार करने का उनके दिमाग में विचार था, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं, एंड्रॉयड फ़ोन तो आजकल हर किसी के पास है, अगर वो कभी सिटी आते हैं, जयपुर आते हैं, कभी जोधपुर उदयपुर इधर उधर ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ रुकने से पहले ही वो अपने मोबाइल में देख लें कि यहाँ रुकने की कौन सी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है। मिलता है गूगल पे, लेकिन वो एक ऐसी स्पेशल कोई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे होंगे। मुझे नहीं पता पहले से कोई चल रही थी या आज चल रही होगी, मैंने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया। ये उनके दिमाग में एक आइडिया था, अभी तो उन्होंने बनाई भी नहीं एप्लीकेशन, अभी केवल दिमाग में एक आइडिया जनरेट हुआ कि क्यों ना हम ऐसा कुछ कर लें। और जहां ये आइडिया जनरेट हो जाता है कि क्यों ना हम ऐसा कुछ कर लें, वहीं से मार्केटिंग शुरू हो जाती है। और फिर वो प्रोडक्ट बनाने के बाद, प्रोडक्ट में मैं फिर रिपीट करूंगा, गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद, उसकी प्राइसिंग करने के बाद, उसका प्रमोशन करने के बाद, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद, उसको बेचने के बाद, और बेचने के बाद भी उसकी आफ्टर सेल सर्विस देने के बाद तक की जो भी प्रोसेस है, वो सब किसके अंदर इंक्लूड होती है? मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। ठीक है, ये मार्केटिंग। अब तुम सोच लो कितना छोटा टॉपिक है, इतनी बड़ी चीजें जब इंक्लूड करती तो टॉपिक भी बड़ा ही होना पड़ेगा। दूसरा एक जो तरीका इसमें हम देखते हैं, देखो मार्केटिंग को सबसे पहले तो ये बताएं हिंदी में क्या कहोगे आप? विपणन। विपणन कहा जाता है। मार्केटिंग की अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे सर इसको विपणन। बाजारिंग मत कह देना तुम। तो इसको हमने कहा सर विपणन। अब देखो एक शब्द आता है मार्केट, मार्केट का हिंदी अर्थ क्या है? बाजार। और अगर मैं इसमें ING लगा दूं तो क्या बन जाएगा ये? मार्केटिंग, बाजारिंग। कहीं ना कहीं मार्केटिंग किस शब्द से बना है? मार्केट। मार्केट का हिंदी अर्थ क्या है? बाजार। तो अब पहले ही बताओ मार्केट क्या होता है। मार्केटिंग तो बता दी, अब ये बताओ मार्केट क्या होता है? एक प्लेस जहाँ पर प्रोडक्ट्स, ठीक है, को मतलब बेचने के लिए, ठीक है, और थोड़ा सा सेट करना, लाइक, और मार्केट को पहचान के उसके हिसाब से कोई प्रोडक्ट बनाना। ठीक है। ज्योति? प्लेस ही हो गया एक तरह से। नाश्ता नहीं करके?
सच में नहीं करके? नहीं, मैं भी नहीं करके आया। क्यों भाई? तुम्हें पता है कितनी तेज गर्मियां पड़ रही हैं, 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने की बातें चल रही हैं। ऐसे में अगर नाश्ता नहीं करके आओगे तो स्वास्थ्य पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये एक्सक्यूज़ मत देना कि सर सुबह सुबह भूख नहीं लगती। जल्दी उठा करो। कितने बजे उठते हो? 6:30 तो ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं है। अब तो भूख नहीं लगी। खाया करो, 6:30 तो लेट नहीं है। ज़्यादा लेट नहीं। तो और 4 बजे उठे सर? गर्मियों में तो 5 बजे। 5, 4:30, 5 बजे ठीक ठीक टाइम। कभी उठ के देखना जल्दी, एक नया दिन मिल जाता है पूरा पूरा। काम बड़े आसानी से जल्दी हो जाता है और नाश्ता करने का अच्छा टाइम मिल जाता है। तुम लोग मैक्सिमम यही आंसर करते हो, सर नाश्ता करने का टाइम नहीं होता हमारे पास। टाइम निकालो। रात को कितने बजे सोना पड़ेगा? रात को 10 बजे सो जाओ। 10-11 बजे तक नींद आ जाती है। लेकिन उसके लिए ये है कि फिर ये इसको छोड़ना पड़ेगा, बस एक थोड़ी सी और, इससे काम नहीं चलेगा। कि किसी का डांस देख लें या किसी की कोई पानी पानी पानी, वो आते था ना, एक छोटा बच्चा आता था रील में, मुझे प्यास लगी है कोई पानी पिला देगा क्या। ये रील्स देखना बंद कर दो, मोबाइल चलाना बंद कर दो। फेसबुक तो खैर आजकल मैं समझ के चलता हूँ लगभग लोगों ने बंद कर दी। फेसबुक में वो पहले वाली सी बात नहीं रही, अब लोग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा हैं और उसमें भी रील्स की वजह से। उसमें भी रील्स की वजह से। पहले तो टिकटॉक ने बिगाड़ दिए, अब वो अगर उसमें रील्स हट जाए ना तो इंस्टाग्राम भी बंद। अब इंस्टाग्राम पे आ गए लोग, और उसमें भी ऐसी ऐसी रील्स बनाते हैं, कभी कभी देख के ऐसे लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं इस धरती पे। तो उसको अवॉइड करो। 9:30, 10 बजे के आसपास सो जाओ, सुबह 4:30, 5 बजे उठ जाओ, शानदार नींद कंप्लीट होगी। अच्छा, नींद का भी तुम्हें एक पैटर्न बता देता हूँ, मैंने बताया भी था शायद पहले कभी। नींद कहते हैं कि सर कितने घंटे की नींद होनी चाहिए? 6 से 7। 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। 9 घंटे की नींद मान लो आप। स्टूडेंट को 9 घंटे की। 9 घंटे की नींद बोलते हैं। 9 घंटे की नींद नहीं होती सर, 9 पॉइंट्स की नींद होती है। अब वो 9 पॉइंट्स कैसे काम करते हैं थोड़ा सा सुनिएगा। घड़ी ऐसी होती है, 9 से 12 के बीच में कितने घंटे? 2, 3। अरे 1, 2, 3 घंटे। 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 ही यहाँ पे। ठीक। आप देखें, अगर 9 बजे सोते हैं रात को तो 12 बजे तक आपको 3 घंटे पूरे होते हैं। 9 बजे नींद नहीं आती। अगर सोते हैं नो, सपोज हाइपोथेटिकल, एक बॉल है। तो ये जो 3 घंटे है ना, इसमें हर घंटे के 2 पॉइंट्स मिलते हैं आपको। इसका मतलब कितने पॉइंट्स हो गए? 6। भाई 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इस घंटे के और 2 पॉइंट, 6 पॉइंट्स हो गए। 12 से 3 के बीच में हर घंटे का 1 पॉइंट मिलता है आपको, तो कितने पॉइंट हो गए? 3। और 3 से 6 के बीच में हर घंटे का आधा पॉइंट मिलता है, 1.5। तो ये कितने हो गए? 6 पॉइंट तो यहाँ मिल गए आपको। 3 पॉइंट 9। हो गए, 9 पॉइंट पूरे। 10:30 की जरूरत नहीं है, 3 बजे उठ जाओ। 9 पॉइंट हो गए। अगर 9 से 3 के दरमियान सोओगे तो 9 के 9 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद देख लो जितना लेट करते जाओगे। अगर 12 बजे सोते हो आप, 6 से 9 के बीच में। नहीं, फिर यही कथा लागू होगी। 12 पॉइंट। 12 बजे सोते हो तो 3 पॉइंट्स तो ये मिलेंगे और 4-4.5 पॉइंट नींद पूरी हो रही है, जबकि तुम्हें लग रहा है कि 6 घंटे की नींद ले ली। तो नींद का थोड़ा सा अपना शेड्यूल। पहली बार सुना है मैंने। हाइपोथेटिकल लॉजिक है बच्चों को बावला बनाने के लिए, ताकि वो टाइम पे सो जाएं और टाइम पे उठ जाएं। चलो आते हैं वापस मार्केटिंग पे। बात चल रही थी बाजार क्या होता है सर, मार्केट क्या होता है। तो मार्केट प्लेस नहीं है सर, एक तो ये ध्यान रखना। प्लेस पहले हुआ करती थी जब इंटरनेट नहीं होता था। अब मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, मंच। ये ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है। अब आपने कहा सर मंच तक तो समझ में आ गया, हमारी गलती थी, हमने प्लेस बोल दिया। क्या बोलना था? प्लेटफॉर्म बोलना। अब कैसा प्लेटफॉर्म है? तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर 2 पार्टीज, कम से कम, ज्यादा भी हो सकती हैं, ब्रोकर भी हो सकता है कोई, लेकिन कम से कम 2 पार्टीज मिलती हैं। और ये 2 पार्टीज कौन होती है? एक सेलर और एक बायर। मैंने कम से कम वर्ड यूज किए हैं, तीसरी पार्टी ब्रोकर भी हो सकती है।
इसमें से एक पार्टी सामान बेचती है तो दूसरी पार्टी क्या करती है, सामान खरीदती है। इसमें प्रोडक्ट वर्ड यूज होगा, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो। ये जो अर्बन कंपनी से आप सर्विसेज ही तो ऑर्डर करते हो, एसी सर्विस कराने की, तो वो कुछ सामान थोड़ी देकर जाता है आपको। वो एक भैया आएंगे, आपका एसी ठीक करेंगे, चाय पियेंगे और थैंक यू सर बोल के कुछ बेच के थोड़ी जाते हैं, है तो सर्विसेज। तो मार्केटिंग वर्ड आ रहा है बार बार। मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बायर और सेलर एक जगह आते हैं, एक व्यक्ति प्रोडक्ट बेचने के लिए तो दूसरा व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और ये जगह जो है, ये प्लेटफॉर्म है, और ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। जैसे आप OLX पे जाते हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, जैसे आप अमेज़न पे जाते हो, यहाँ फिजिकली नहीं जाते कभी भी। मंत्रा पे गए, फिजिकली नहीं गए, आप गए, आपने एक ड्रेस ऑर्डर की, वहां से सेलर ने डिस्पैच कर दिया, आप तक मिल गया, ये हो गया मार्केटिंग। अच्छा, अब एक यहाँ सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर मार्केट के लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शब्द यूज करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में 95% मार्केट ऑफलाइन ही होते हैं। ऑफलाइन इसलिए कि मैंने एक ऑर्डर किया, मान लो मोबाइल ऑर्डर किया, तो वो भी कोई मुझे देने तो आएगा ना। जैसे ही कोई व्यक्ति, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फिर उसका कोई भी व्यक्ति देने आए, तो हो तो गया ऑफलाइन। स्टॉक्स एकमात्र ऐसा हो गया जो ऑनलाइन चलता है। आपने खरीद लिया, बेच दिया, खरीद लिया, बेच दिया। आप रियल में कभी भी फिजिकली लेने नहीं जाते। बेटा सर्विसेज कैसे ऑनलाइन हो? टेलीफोन की सर्विसेज होती है, तो मैं फिजिकली यूज कर रहा हूँ ना उसको, समझ रहे हैं पॉइंट? अगर मैंने सैलून वाले की भी सर्विस ली तो मेरे बाल काट रहे हैं ना, ऐसे ऑनलाइन से तो खींची नहीं आ रही। इसी की वजह सर्विस होती है ना, टेलीफोन वाले तो बेटा सर्विस करने वाला तो घर पे आए ना मेरे, फिजिकली तो मिल रहे ना। टेलीफोन तो सर मान सकते हैं, टेलीफोन मान लिया, इसीलिए मैंने 95% यूज किया। 5% में शेयर्स हो सकते हैं, टेलीफोन हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन 95% ऑफलाइन होती है। बट फिर भी हम इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में बात करते हैं। क्लियर है? ये आपका मार्केट है। विधिवत मैं कल शुरू करूंगा। आप नोट्स जो हैं, बुकलेट जो हैं, वो कल मिल जाएंगे आपको। लेकिन जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, बुकलेट केवल और केवल एक एडिशन हेल्प के लिए रखेंगे। मैक्सिमम चीज़ें आप अपनी एक नोटबुक बनाएंगे और उसमें नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? शेष अपन कल शुरुआत करेंगे। आज का होमवर्क जो है आप लोगों के लिए वो ये रहेगा कि आज आप घर जाकर गूगल पे जाएंगे और डेफिनेशंस ढूंढ के लाएंगे मार्केट की। सिर्फ मार्केट, मार्केटिंग नहीं। पहला 1 या 2 क्लास हमारी सिर्फ मार्केट पे रहेगी, उसके बाद मार्केटिंग शुरू करेंगे। तो डेफिनेशंस ढूंढ के लानी है, और उसमें से भी अगर फिलिप कोटलर की डेफिनेशन मिल गई, बहुत ही बढ़िया काम। तो थोड़ा सा आज घर पे आप होमवर्क करेंगे, कल जब अपन मिलेंगे तो फिर मार्केट आप शुरू करेंगे। और फिर कल से थोड़ी सी देखिए आपकी स्पीड भी रहेगी। आज आपकी पहली क्लास थी, इसलिए थोड़ा सा क्लास अपन स्लो चले हैं, क्योंकि मेरा ये था कि भाई एक बार बेसिक आपको समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ से कंटेंट कैसे तैयार करना है। कल से हल्की सी आपकी स्पीड अप होगी और सेकंड पॉइंट लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो बाकी कल बात करेंगे।